इसको लिख लो, मैं आपको समझाती हूँ। फिर जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे, आप इसी चार्ट को फॉलो करोगे, क्योंकि इसमें सारी कंडीशंस दी हुई हैं। ये जो पार्ट है सारा एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको सिचुएशन दी होगी, आपको वो अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर कोई रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में हो रहा है, दैट मींस उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम मींस चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, मतलब डेल्टा वी जीरो है। अगर कोई रिएक्शन ओपन में हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। क्या चेंज नहीं है? तो मतलब प्रेशर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही वो रहेगा। ठीक है। फिर अगर कोई रिएक्शन वैक्यूम में, कोई गैस को आप वैक्यूम में छोड़ रहे हो, वैक्यूम का मतलब है कि उस वक्त कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेगा, वैक्यूम में कुछ भी नहीं है। तो कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं है उसको प्रेशर अप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। तो वर्क डन भी जीरो होगा, हीट भी जीरो होगी, इंटरनल एनर्जी भी जीरो। ये सब वैक्यूम की कंडीशंस हैं कि क्योंकि वैक्यूम में वो जा रही, तो कुछ भी उसको नहीं करना पड़ रहा है, तो सब चीजें जीरो है। एडियाबैटिक कंडीशन होती है जब हीट चेंज जीरो होता है। ठीक है, कि जब हीट नहीं चेंज होगा, क्यू जीरो होगा। तो ये कोई डेल्टा वाली, तो वो मतलब जैसे आप पढ़ते हो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, तो क्यू तो पाथ फंक्शन है, तो इसमें डेल्टा वाला डेल्टा क्यू नहीं होता, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, इसमें चेंज नहीं है, इनिशियल या फाइनल स्टेट नहीं है। तो हम बोलते हैं कि एडियाबैटिक में क्यू जीरो है। ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस में है कि ये जहां से शुरू है, जो भी प्रोसेस आप जहां से शुरू करें घूम करके वो इधर ही आ जा रही है। तो इसमें हर वो चीज जिसमें डेल्टा है, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट का चेंज देखा जाता है, हर वो प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें इनिशियल स्टेट भी सेम है और फाइनल स्टेट भी सेम है। ठीक है, तो डेल्टा जो वो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें आप कोई आइडियल गैस को जैसे कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपैंड कर रहे हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में होती है और बहुत स्लो प्रोसेस होती है और वो हाइपोथेटिकल होती है। 100% कुछ भी चीज रिवर्स नहीं हो सकती, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हाइपोथेटिकल है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकल है। ठीक है। अब इन सब जो भी आपने फ्लो चार्ट में देखा, इन सब का जो ओरिजिन है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है जो इंटरनल एनर्जी चेंज है दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये बोलता है कि सपोज करो आपका कोई सिस्टम है जिसके पास इंटरनल एनर्जी है U1।
आप उसको हीट देते हो Q, आप उसको उसमें वर्क डन करते हो W। तो ये जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, ये सब ऐड होके U2 बन जाएगा। और ये U2 माइनस U1 ये Q प्लस W हो जाएगा। और इसी को U2 माइनस U1 को आप डेल्टा U लिखते हो, और आपको फर्स्ट लॉ जो है वो मिलता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, फर्स्ट लॉ में ये डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, ये कहता है इंटरनल एनर्जी चेंज कभी आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आपको इसका चेंज ही देखना पड़ता है। यू कैन नॉट गेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, फिर इसमें ये कहता है ये जो डेल्टा वाला है ये स्टेट फंक्शन है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। जितने भी कैपिटल लेटर्स वाली चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो सब स्टेट फंक्शन है। ठीक है, जैसे डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, these all are state functions because they depend on initial and final state। and path function जो है वो है q और w। एक क्वेश्चन आता है, दो Q and W are path functions, but Q plus W is a state function। तो Q है Q plus W स्टेट फंक्शन, क्योंकि Q plus W है डेल्टा U के इक्वल, और डेल्टा U जो है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि Q एंड W इंडिविजुअली पाथ फंक्शन है, लेकिन Q प्लस W स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, आपको बेसिक तो सब पता है ना कि ये सिंबल्स या इस सिंबल्स में से मुझे कुछ बताने की जरूरत है जो हमने किया कि इसमें दिस स्टैंड्स फॉर दिस, कोई भी चीज पहले सिंबल्स पे हो, ये सब मैं समझाऊंगी कि क्या हो रहा है, कब आपने क्या यूज करना है। तो बेसिक नॉलेज आपको पता है, हीट, वर्क, सिंबल्स, इंटरनल एनर्जी। रेज योर हैंड्स इफ यू नो इट, या मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूं। अनम्यूट योर माइक, लेट मी नो आपको बेसिक नॉलेज है सारी चीजें, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं या आप अप्लाई कर सकते हो, या मैं ये समझाऊं, मुझे ये बताओ। अगर आपको ये सब आता है ऑलरेडी देन आई मूव टू क्वेश्चंस, अगर आपको ये सब समझना है तो पहले मैं समझाऊंगी फिर आई मूव टू क्वेश्चंस। बोलो। हाँ जी, समझा दो, क्वेश्चंस करवा दूं, बेसिक समझा दो। बेसिक समझा दो। ओके, फिर चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। बट मैंने बोला जब आप क्वेश्चन करोगे ना समझ के, ऐसा मत सोचना कि आपने समझ लिया तो क्वेश्चन हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे ये सब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, तो आई स्टार्ट विद बेसिक थिंग, जहां पर हम सीधे यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से बनता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम वो होता है जहां रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है, और सराउंडिंग वो होता है जो चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। सिस्टम तीन तरह का आपने किया होगा, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम है एक गरम कप चाय का जिसमें से हीट और वेपर्स दोनों निकल रहे हैं। क्लोज्ड सिस्टम है उसी चाय को अगर मैं ढक दूं, और आइसोलेटेड सिस्टम है उसी चाय को अगर मैं थर्मस में डाल दूं। ठीक है, जब ये ओपन सिस्टम है तो इसमें हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें हीट तो एक्सचेंज होगी, मैटर नहीं, और इसमें न हीट न मैटर।
कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, फिर इसने सिंबल्स बताए कि एक होती है इंटरनल एनर्जी, जो कि हर तरह की एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक, केमिकल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। लेकिन हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम चेंज देख लेते हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलता रहता है चेंज, तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलता, हम चेंज देखते रहते हैं। ठीक है, ये एक स्टेट फंक्शन है जो स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल। क्यू है हीट, डब्ल्यू है वर्क, ये दोनों है पाथ फंक्शन। क्या होता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन? ये कहता है आपको एक बिल्डिंग पे जाना है, आप स्टेयर्स से भी जा सकते हो और आप लिफ्ट से भी जा सकते हो। अगर आप लिफ्ट से जाते हो तो आपका वर्क डन 0 है, और आप स्टेयर्स से जाते हो तो आपका वर्क डन मैक्सिमम है। लेकिन जब आप बिल्डिंग पे पहुंच जाते हो तो पहुंचने के बाद आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है। ठीक है, लेकिन आपका वर्क डन डिफरेंट है, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है आपने क्या पाथ फॉलो किया है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पाथ फॉलो करके आए हो। ठीक है, ये फर्क होता है पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में। फिर दो चीजें होती हैं, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो नेचर पे डिपेंड करती है, और एक्सटेंसिव जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मतलब आपके पास अगर 10 लीटर्स वाटर है और उसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, आप इस कंटेनर को 2 हाफ्स में कट करते हो तो ये 5 लीटर हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इस में दोनों का जो टेम्परेचर है दैट स्टिल रिमेन्स द सेम, क्योंकि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो चीज नेचर पे डिपेंड करती है वो इंटेंसिव होती है, और जो चीज क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव होती है। राइट, उसके बाद जैसे फर्स्ट लॉ आया, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है। वो कहता आपके पास कोई सिस्टम था, जितनी उसकी एनर्जी थी उसमें आपने दूसरी एनर्जी डाली तो टोटल एनर्जी चेंज हो गई। मतलब जितनी आपने एनर्जी ली उतने ही आपको मिली। U2 रिप्रेजेंट्स U1 प्लस Q प्लस W। मतलब आपने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, जो लिया था उतना ही मिल गया। ठीक है, दैट इज फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और this gives you first law of thermodynamics, that delta U is equal to Q plus W। अब वर्क डन जो है आपने किया
वर्क डन रिवर्सिबल वर्क डन भी हो सकता है या इरिवर्सिबल वर्क डन भी हो सकता है। इसके लिए आप लोगे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन और आपने यहाँ पर गैस पुट की है, आइडियल गैस। इस पिस्टन के ऊपर मान लो आपने सैंड पार्टिकल्स रखे हैं। सैंड पार्टिकल्स जैसे रखे। अब ये कहता है रिवर्सिबल वाला कि अगर इस सैंड पार्टिकल का आप एक एक तिनका हटाओगे तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ के इधर आके वापस इधर चला जाएगा। लेकिन ये कहता है एक एक तिनका हटाओगे तो जहां पर भी पिस्टन था वहीं रहेगा। पर आप खुद सोचो, अगर आपने यहाँ पर 10 kg सैंड रखी है और आप धीरे धीरे करके ही सही 10 की 10 किलो हटा दो और आप इसको बोल रहे हो कि ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 10 kg का कोई असर नहीं होगा, बट आपके एक एक तिनका हटाने से वो हल्का सा के वापस थोड़ा 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 वहां आता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। 100% ये रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करती है, रियल नहीं है, इट इज अ थ्योरेटिकल प्रोसेस, ठीक है, कॉन्सेप्ट जिसमें हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ तिनका तिनका हटा रहे और वो रिवर्स हो जाएगी। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि कुछ प्रोसेसेस 100% रिवर्सिबल होती है, तो 100% तो कुछ भी नहीं होता नेचर में, ठीक है। पर हाँ हमने अज्यूम किया कि ऐसा होगा और इसने बोला अगर आप ये सारी की सारी सैंड पार्टिकल्स एक ही झटके में हटा दोगे तो वो एकदम से उठ के पिस्टन ऊपर आ जाएगा और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इसने कहा कि इसके लिए वर्क डन निकालते हैं। तो जो वर्क डन है वो होता है दो तरह का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इसमें जैसे तिनका तिनका हटा रहे थे वो रिवर्सिबल वर्क डन हुआ। तो रिवर्सिबल वर्क डन के लिए इन छोटे छोटे स्टेप्स को डिफरेंशिएटेड फॉर्म में फिर उसको इंटीग्रेट करके आपके पास फॉर्मूला आता है 2.303 RT log V2 अपॉन V1। और प्रेशर अगर दिया है तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे अगर आप इस पिस्टन पे प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा पिस्टन, ठीक है। तो प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये यहां से यहां आ गया तो कंप्रेस हो गई गैस। तो अगर प्रेशर लिखना है तो P1 अपॉन P2 आ जाएगा। ये रिवर्सिबल वर्क डन है। और इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए आप -P∆V फॉर्मूला यूज करते हो, जिसमें आपने वर्क डन का फॉर्मूला की वर्क डन जो है वो प्रेशर इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। पहले तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। और अगर माइनस साइन साथ में लगा दोगे तो जो साइन कन्वेंशंस हैं वो सही बैठ जाती हैं। क्या साइन कन्वेंशन है? साइन कन्वेंशन है दैट वर्क डन on the system is positive and work done by the system is negative, ठीक है। ओके, और ऐसे ही साइन कन्वेंशन हीट के लिए होते हैं। हीट अब्सॉर्ब्ड इज पॉजिटिव एंड हीट रिलीज्ड इज नेगेटिव, ठीक है। अब जो मेन आपका यहां से हीरो बनता है वो है एक ये वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन, और एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू
is equal to Q plus W, और we can say W की जगह आप माइनस P डेल्टा V भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम दो कंडीशंस लगाते हैं पहले, चलो तीनों भी लगा सकते हैं, चारों भी लगा सकते हैं। ऐसे करते हैं, ये और ये। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो ये पूरा कट जाएगा जीरो। ठीक है, तो क्या बचेगा, डेल्टा यू और क्यू बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि डेल्टा वी तो जीरो हो गया। मतलब डेल्टा वी जीरो होगा तो डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाएगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो हम इसके सबस्क्रिप्ट में v से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस केस में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। ठीक है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मतलब हमने बोला था उसमें Q जीरो हो जाता है, हीट जीरो हो जाती है। तो Q अगर जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा डेल्टा U इज इक्वल टू W। ठीक है, माइनस पी डेल्टा वी डब्ल्यू, वो आपका काम है फिर आगे कि आप वर्क डन कैसे निकाल रहे हो। ठीक है, वो आपने करना है। थर्ड कंडीशन है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस हो जाती है। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन देखो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज के फॉर्म में लिख देते हैं। दिस बिकम्स U2 माइनस U1 Q प्लस P माइनस साइन लेना है तो आपकी मर्जी, P डेल्टा V2 माइनस V1। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, ये तो खत्म। तो इसने क्या किया कि जो ये वाला प्रेशर कांस्टेंट मतलब कि वो एक सेम वैल्यू है। ठीक है, सेम वैल्यू रहेगी, अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगी। तो इसने 2 वालों को इकट्ठा लिख लिया, U2 प्लस PV2, और 1 वालों को इकट्ठा लिख लिया, U1 प्लस PV1, और ये Q के इक्वल हो गया। ठीक है, फिर यहां पर पहली बार टर्म आती है एंथैल्पी की, इस इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसको ये देता है H2 का सिंबल, इसको देता है H1 का सिंबल, और प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो Q को बना देता है QP, जिसको अल्टीमेटली वी से डेल्टा H इज इक्वल टू QP। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं आपको पुट कर रही हूं, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि अगर कहीं पे लिखा है क्वेश्चन में दैट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट एवर, है ना, तो हीट के लिए क्यू का सिंबल नहीं ढूंढते रहना कि यार क्यू कहाँ लगेगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर दिया है तो अल्टीमेटली डेल्टा एच हो जाएगा, क्योंकि सबसे कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मूला इस पोर्शन में से ये डेल्टा एच वाले, यहां देखो डेल्टा एच किसके बराबर आया, यहां आया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला आ गया आपका डेल्टा एच का। ठीक है, ओके, अब ये आइसोबारिक का हो गया। अब हम करते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आपका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपको ये कंडीशन यूज करनी है दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। लिखो इसको।
डन। देखो फिर नेक्स्ट। अब इसमें वर्क डन जो मैंने आपको समझाया रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर बस वर्क डन में डाल देना है कि रिवर्सिबल है तो वही -2.303 RT log V2/V1, और इरिवर्सिबल है तो -P∆V। ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन कहीं पर भी निकालना हो यही फॉर्मूला है। देखो ये सारी इसी की फॉर्म्स है। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको साइक्लिक और वैक्यूम की कंडीशंस बताई थी, वैक्यूम में क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ता इसीलिए सब कुछ जीरो है, और साइक्लिक में वो जहां से शुरू करता है वहीं पर खत्म हो जाता है, इसीलिए कोई चेंज इन जो भी डेल्टा वाली चीजें हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज और जो भी आगे आप डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी पढ़ोगे दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये इस वाले फ्लो चार्ट में से अच्छा एक चीज रहती है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी है कि कोई एक सब्सटेंस है आपका, उसका टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है 1 डिग्री से, जितना भी उसका टेम्परेचर है अगर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है तो इस सब्सटेंस को कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट विल बी हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ 1 ग्राम, अगर आप 1 ग्राम यूज करते हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इट्स हीट कैपेसिटी। अगर ग्राम में बोला है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर मोल में बोला है तो दिस जो भी आपकी हीट कैपेसिटी उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस बिकम्स मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोल सब्सटेंस की हीट अगर आप टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हो, वैसे तो कितने से भी बढ़ा सकते हो पर जो डेफिनेशन है वो 1 के लिए, बाकी इनटू दैट टेम्परेचर कर देना है, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी होती है। और इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mc∆T। Q हीट है, m मास ऑफ सब्सटेंस है, C हीट कैपेसिटी है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। और ये जो पीछे आपने रिलेशन किया वो वापस आपको ऑब्टेन हो गया। मैंने कहा सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो है इक्वेशन वो है डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। Another form in which you can write this is, you can write it as QP, heat at constant pressure, QV, heat at constant volume, and according to ideal gas equation, PV is equal to delta NGRT. Both the equations are same. ठीक है, अच्छा अब देखो हीट कैपेसिटी की टर्म्स में हमने किया हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। अब हम इसी इक्वेशन को लेते हैं जो हमने ऊपर लिखी है और हम इसको डिवाइड कर देते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, और हम पी डेल्टा वी की जगह लिख देते हैं डेल्टा NGRT। अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो ये सिर्फ RT रह जाएगा। अब देखो जरा ये डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, अगर मैं यहाँ हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे रख दूं तो ये बन जाती है CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और यही इक्वेशन जो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T थी, दिस बिकम्स CP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। मतलब इसको आप लिख सकते हो CP
ठीक है, सीपी, ये पहला सर्कल। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसी जगह पर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं तो ये बन जाएगा सीवी इज इक्वल टू क्यूवी अपॉन डेल्टा टी। और आई कैन राइट, ये क्यूवी तो डेल्टा यू के बराबर था, तो ये सीपी बन जाएगा। दिस स्क्वायर बिकम्स सीवी। और अगर टेम्परेचर कट हो जाए, यहां बचेगा सिर्फ आर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये हीट कैपेसिटी का रिलेशन आ गया। मेरा कहने का मतलब है एक ही इक्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही डेल्टा एच आया था, और मैंने कहा ये सबसे पॉपुलर इक्वेशन है, इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, ये तो कांस्टेंट होता है, ये रूम टेम्परेचर ले लो, ये इक्वेशन से लिख लो। सबसे आसान काम है, पी डेल्टा वी नहीं है तो डेल्टा एनजी के एनजीआरटी के फॉर्म में पी डेल्टा वी ऑब्टेन कर लो। ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है, क्या बोला है, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूपी है या क्यूवी है। डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूवी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और इसी इक्वेशन से हीट कैपेसिटीज भी। ठीक है, चलो अभी देखो, ये जो हमने किया, इसमें कोई भी पार्ट में डाउट है कि मैम ये समझा दो, वो मैं समझा देती हूँ। आपको ये लास्ट वाला करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर इतना करना है। देखो पूछो, नहीं तो अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ फिर। ओके, हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। आई राइट द क्वेश्चन, यू ट्राई सॉल्विंग देम।
Here P is pressure, V is volume, and T is temperature. अपना आंसर लिख लो, फिर हम डिस्कस करते हैं. इसको प्रिंट आउट निकालना और उसके बाद सबमिट तो सारा होला. हाँ जी बेटा, sorry for that. I hope you've written the first question, which was choose the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity. What was the correct answer for that? Which thermodynamic? What is the thermodynamic state function? Give me the correct option. Unmute your mic and please tell me the answer, beta. कोई भी बता दो. Independent of path. Who's independent of path? ठीक है. Did you write the second
second question, it was for the process to occur under adiabatic conditions. The correct condition is, what is the condition for adiabatic reaction? Yes, please. आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, it's Q is equal to 0. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये पेड़ी करके कब खराब? Third question. The enthalpies of all elements in their standard states are okay. Find out the answers for these two questions. हाँ जी. So the first question is the enthalpies of all elements in their standard states. What are the enthalpies in their standard states? बोलो जल्दी. Is it unity, 0, less than 0, or different for every element? 0. It's 0. ठीक है. Next question is delta U naught of combustion of methane is minus x kilojoule per mole. The value of delta H is, डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी डेल्टा U की अगर माइनस x है तो? हाँ जी, कैसे निकालते हैं इसको पता है? कंबशन ऑफ मीथेन की बात हो रही है. दैट मीन्स CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. और आप यहाँ पर कंबशन कर रहे हो, बैलेंस करोगे तो ये +2H2O ऐसे आ जाएगा. ठीक है. डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स, गैशियस मोल्स प्रोडक्ट्स में माइनस रिएक्टेंट्स में. तो आपके ये जो है लिक्विड है, ये गैशियस है, ये भी गैशियस है और ये भी गैशियस है. तो ये आ जाएगा
प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में 3, 1 minus 3, this comes out to be -2. तो delta H is equal to delta U plus delta NGRT. तो अगर आपका डेल्टा यू नेगेटिव में है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू -x माइनस डेल्टा एन जी है 2 और फिर आर और टी। इसका मतलब योर डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ठीक है, मतलब इसका C option is the correct answer. ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट का मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया है, आपने वो सारा याद करना है। आई गेट सम गुड क्वेश्चंस फॉर यू एंड हम फिर उनको सॉल्व करेंगे, पर फर्स्ट पार्ट पूरा अच्छे से आना चाहिए। जो सेकेंड पार्ट है उसमें सारी एंथैल्पी चेंजेस के बारे में है। तो एंथैल्पी चेंजेस का आपको जो डेफिनेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई डिफाइन करने को पूछता नहीं है, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा 1 मोल के लिए बोला है, अच्छा जो स्टेबल फॉर्म्स है उनसे बोला है, जो नेचुरली अकरिंग है, जो स्टेबल एलोट्रॉप है उससे बोला है, ऑलरेडी कंपाउंड से नया कंपाउंड नहीं बनाना, किसका फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट है, किसका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कंबशन का रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो ये फिर इसमें हिट एंड ट्रायल ही चलता है, पर आपको वो रिएक्शंस की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। और एंट्रोपी वाला तो इजी है, वो तो उसमें डेल्टा जी वाला अगर आपको फॉर्मूला आता है तो दैट कैन बी इजीली डन। पर ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट वाला, उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।